कहीं ना कहीं वो आ रहा है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, क्या मिलना है क्या है, वो थोड़ा उस तरीके से हो गया है ना। तो ये चेंज हुआ है कि कंज्यूमरिज्म की तरफ क्या मिलेगा, मैरिज का रिवॉर्ड वैसे हो गया, वो भी मटेरियलिज्म के बेसिस पे है ना। पहले एक यूनियन होती थी, साथ रहना है इस तरीके से, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म का एंगल आ रहा है, तो वो सैक्रामेंट के एंगल को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है। अल्टर्ड एक्सपेक्टेशन, अब मैरिज से अलग अलग एक्सपेक्टेशन होगी है, विमेन की भी और मैन की, दोनों की। ठीक है। एंड ट्रांजैक्शनल व्यूज ऑफ मैरिज, अब इस पे बात आ गई, तो इसलिए वो जो सैक्रामेंटल वाला एंगल था, दैट इज गेटिंग बीइंग चैलेंज्ड। तो कंज्यूमरिज्म का एंगल हो गया आपका। ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप और डाइवोर्स। फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे कैजुअल एटीट्यूड मैरिज को लेके। डेटिंग एप्स आ रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो गए, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो गए, तो ये सब चैलेंज कर रहे हैं, तो सैक्रामेंटल नेचर था उसका। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अब कहीं ना कहीं हम, जो एक ओवरऑल आपकी ऑब्लिगेशंस होती थी मैरिज के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, उससे ज्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं अपनी ऑटोनॉमी पे को। तो ये जो प्रायोरिटी आ रही है ऑटोनॉमी ओवर ऑब्लिगेशंस को, तो वो कहीं ना कहीं सैक्रामेंट जो एक नेचर था उसको चैलेंज कर रहा है। ठीक है। अब आपको ये पॉइंट्स अपने लर्न करने हैं। सैक्रामेंटल वर्ड यूज हो गया, संस्कार हो गया। ठीक है। अब मैरिज का जब क्वेश्चन आएगा तो ये एंगल आने चाहिए आपके, डाइवोर्स का, लिविंग रिलेशनशिप का, कंज्यूमरिज्म का, एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, और आपका इंडिविजुअलिज्म। तो यही वर्ड्स को घूम फिर के आप अपना कर लोगे। अब सेकंड पार्ट जो इसका था, उसके बाद आप ये भी लिखोगे कि भाई ठीक है, लेकिन कई जगह पे अब भी देखा गया है कि मैरिज जो है वो सेक्रामेंट है। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही सब साफ हो गया है ना, है कई जगह पे। क्योंकि अब भी आप देखना कुछ रिचुअल होंगे जहाँ पे मेल और फीमेल एक साथ बैठ के, जैसे हवन हो गया, हवन करने बैठते हैं उस तरीके ना, और कुछ रिचुअल है जहाँ पे दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। कुछ रिचुअल है जो फॉलो भी करते हैं उस तरीके से। रेलिवेंस ऑफ मैरिज एज अ सेक्रामेंट। कुछ कल्चरल एंड रिलीजियस रूट्स, ठीक है, क्योंकि तीन संस्कार का पार्ट है, उसी तरीके से सारे वो प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। प्रेवलेंस ऑफ अरेंज मैरिज, आज भी काफी जगह, मोस्टली कई जगह होता ही है, अरेंज मैरिज हो रहा है, तो वही तरीका हम जो पहले करते थे वही फॉलो करते आ रहे हैं, वही रिस्पेक्ट है, वही सब चीजें हैं। ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिटी नॉर्म्स, कई जगह पे हम देखेंगे पर्टिकुलर जगह पे कुछ कम्युनिटी के नॉर्म, स्पेशली रूरल एरिया में, वो फॉलो करे जाते हैं, उसी तरीके से शादी होगी जैसे होना है, जो प्रोसीजर है, चाहे पंडित बैठे हैं जो भी हो, वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो वो किस लिए है, सारा सेक्रेमेंटल वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हाँ कुछ चीजें हैं। रिलीजियस बिलीफ एंड इंस्टीट्यूशन, कुछ सेक्रेट वेडिंग है, जैसे तिरुपति जाके वहीं शादी करना, है ना। तो कुछ रिलीजियस और आपकी बिलीव्स है और इंस्टीट्यूशंस भी है। त्रिमुला, जैसे मैरिज डेस्टिनेशन को चूज किया, तिरुपति का मंदिर हो गया, त्रिमुला वहां पे। ठीक है। फिर कहीं ना कहीं पॉलिसी एंड सोशल यूटिलिटी भी है। गवर्नमेंट भी जो आपकी देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स, कन्या विवाह योजना, तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसको सेक्रेमेंट मान के उसके हिसाब से कर रही थी, तो छोड़ देती गवर्नमेंट इसको। तो ये आप 5 पॉइंट बताओगे हाँ भाई, लेकिन पहले वो आने थे कि चैलेंज हो रहा है, लेकिन अब भी कई जगह पे सेक्रामेंट है। इस तरीके से आपको करना है, फिर लास्ट में कंक्लूजन ये मॉडर्न डे में रिफाइंड हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, ये वो इस तरीके से। सर एक सर क्वेश्चन है। हम्म। सर जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब तो लिख लेंगे सर, 10 नंबर के क्वेश्चन में तो जगह ही नहीं बचता सर। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट मतलब, अगर सपोज इस टाइप के कोई स्टेटमेंट आते हैं जहां पर एक बहुत हैवी बायस दिखता है, तो इज इट ओके कि यार एक ही पार्ट लिख के छोड़ दें, उसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिख के मतलब। मतलब आपको क्या बाइस लग रहा है, मतलब क्या समझ नहीं आया। मतलब अब जैसे जैसे अगर इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन हैज लॉस्ट इट्स सैक्रामेंट इन मॉडर्न इंडिया, मतलब इसका आंसर तो यस ही है ना, मतलब इसमें कोई वो स्कोप तो हाँ है मैं नहीं। ये समझ गया तेरी बात, ठीक। हाँ। लेकिन ये पता क्या होता है, ये थोड़ी चीजें मैच्योरिटी से और टाइम से आती है। एक बारी में ना हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई लो, देखने भी लग रहा है डू यू थिंक, और आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा, किसी से आपको गुस्सा आ रहा होगा या तो फिर ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, एंगल हमेशा जब आप देखोगे ना, हम भी रियलाइज करते हैं कि एकदम से कोई भी इंडिया, जैसे मान लो एक वो है ना थ्योरी, हाथी था। हाथी को किसी ने देखा अंधे ने, उसने पांव पकड़ा तो उसको लगा पिलर है हाथी। किसी ने सूंड देखी तो उसको लगा कि हाथी कुछ और है, पूंछ देखी कुछ और है। तो आई नो ट्रेंड बढ़ रहा है, तभी ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। आप एग्रीड करो बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। क्या पता जो चेक कर रहा हो उसकी शादी अच्छी चल रही हो, वो सारे रिचुअल मानता हो, उसके लिए सेक्रामेंट हो, आप तो सारी उसकी फीलिंग हर्ट कर दोगे। ठीक है। तो ये अवॉइड करेंगे हम, इसलिए बैलेंस रखना जरूरी है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि बढ़ रहा है, ट्रेंड है, चीजें है ना, लेकिन पूरा इंडिया लेवल पे देखते हो ना हम, तो वो चीजें एक बैलेंस ही लिखना आपको, आगे समझ में। ऐसे ही सर जब भी वर्ड समझ डिस्कस गया आएगा ना, सर। मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब डिस्कस वर्ड आए तब हम्म। भी उसका दूसरा एंगल दिखाओ। क्रिटिकली एनालाइज, तब भी दूसरा एंगल दिखाओ। हाँ बताओ, ठीक है गौरव। ठीक है सर। ठीक है। सर एक और डाउट है। क्या कह रहे हो।
सर जैसे इस क्वेश्चन में मतलब जैसे आपने एक्सप्लेन किया है मैंने वैसे ही मतलब दोनों साइड्स लिखी, लेकिन मेरा इंक्लिनेशन आंसर में ज्यादा इस तरफ रहा है कि नहीं, इट इज नॉट लूजिंग इट्स वैल्यू। तो सर हम्म। जो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्या इनमें हमें एक मतलब जिनमें क्लियरली पूछा जाता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन, तो क्या इसमें हमें क्लियर स्टैंड लेना ही पड़ता है, मतलब एक नहीं तरफ नहीं हमें ना, बिल्कुल इंक्लिनेशन देखो, अब शो ये करना आपकी पड़ेगा? मोरालिटीज और आपके वैल्यू बेस पे आप आंसर दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे आंसर देना है न्यूट्रलिटी और समझ लो वैल्यू बेस को हटा के। आपको लग रहा है ठीक है, मैंने मान भी लिया, हाँ आपने इन्हीं को ज्यादा सब्सटेंशिएट किया होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू थिंक मैरिज है सेक्रेट लूजिंग इट्स वैल्यू इन इंडिया। दोनों लिखो आप इसको, किसी को ज्यादा मत करो मेरे ख्याल से तो ना। जहां जहां भी लिख रहे हो, अगर आपने उसको डिफेंड कर लिया तो वो भी ठीक है। आपको डिफेंड करना है, आपको जो एग्जाम्पल देना है, जो डेटा देना है, हाँ अपने विम्स एंड फैंसी से या पर्टिकुलर एक दो केस स्टडी से नहीं कर सकते मुझको डिफेंड। मैं एक बार आपका आंसर देख लूंगा पर्टिकुलरली आपने किस एंगल पे दिया है उसको ना। अगर आपने उस पॉइंट को डिफेंड कर लिया तो ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये जरूर बताओ कि कहीं ना कहीं लूज तो कर ही रहा है, और वो कर रहा है लूज तो उसके आर्गुमेंट्स दो। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते बिल्कुल लूज नहीं कर रहा है, फिर तो आपने वन साइड प्ले कर लिया। और बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि कर ही रहा है, दोनों। क्योंकि कई जगह पे वही मैंने कहा ना, हमारी पर्सनल हो सकता है कि आप पता जो XYZ पर्सन है उसकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही हो, तो वो कह देगा भाई नहीं सेक्रेमेंट है। लेकिन बाकी एंगल भी देखो ना, इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उस डाइवर्सिटी को समझने के लिए आपकी कॉपी देखी जाती है कि बंदा समझ कैसे रहा है। अगर उस कॉपी में मेरे को दिख गया है तो वन साइड एंगल दे रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि बंदा या जो पर्सन एस्पिरेंट है इट्स नॉट वैल्यू न्यूट्रल। पर आपको यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रल और मोरालिटी को साइड में अपना रख के एक एथिकल स्टैंड वालों उस तरीके से अपने को आंसर करना है। ठीक है, ठीक है सर, तो मतलब जो जैसे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं क्या जिसमें कह रहे हो? जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सर जिसमें हमारा ओपिनियन पूछते हैं, उसमें एक क्लियर स्टैंड नहीं लेना, मतलब दोनों साइड्स हाँ बता दोनों के दोनों, क्योंकि एक क्लियर स्टैंड ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे हिसाब से वो चीज क्लियर है लेकिन वो सच्ची में क्लियर है ही नहीं। अगर क्लियर होता तो फिर वो यस नो ही हो जाता आंसर, तो क्लियर नहीं है वो चीजें। कई जगह पे कुछ और कंडीशन है, कई जगह पे कुछ और कंडीशन है, यही बात हमें समझनी है कि कुछ चीजें ग्रे ही रहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कुछ चीजें। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। Globalization has increased urban migration by skilled young unmarried women from various classes। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, विमेन का माइग्रेशन बता रहा है। हाउ हैज दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम, एक पार्ट पर्सनल फ्रीडम का बताना है, एंड अपॉन द रिलेशनशिप विद फैमिली। 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स, 11 मिनट्स, स्टार्ट। देखो भाई, क्योंकि दो पार्ट थे, पर्सनल लिबर्टी फ्रीडम पे पूछा था और फैमिली स्ट्रक्चर पे, है ना। तो पर्सनल लिबर्टी पे आप बताओगे हाँ भाई फायदा तो हुआ है वुमेन को, नो डाउट। माइग्रेशन से एम्पावरमेंट हुई है, फायदा हुआ है ना। कैसे? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई है, शी अर्न फॉर हर, है ना, ठीक है। इंक्रीज एक्सपोजर, अलग अलग काम किया है शहरों में जाके, अलग अलग कंपनी, एक्सपोजर बढ़ा है, ब्रॉड एक्सपोजर हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है। डिलेड मैरिज, कहीं ना कहीं जो एक मैं सोसाइटल नॉर्म बना होता है कि अर्ली मैरिज करना है लड़कियों की, जल्दी शादी, उसको चैलेंज किया है। चैलेंजिंग द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्ली मैरिज, ये सब बातें लिखना है यहाँ पे। सोसाइटी के ऊपर है, मैरिज वर्ड आएगा ही आएगा बार बार, कास्ट, फैमिली, ये सब वर्ड आने आने हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो सिलेबस का पार्ट है उसको डालो बार बार, विमेन, ठीक है। तो उसको चैलेंज, डिलेड मैरिज, ऑटोनोमी इन लाइफस्टाइल चॉइसेस, कैसे पहनना है, कैसे रहना है, कोएबिटेशन में रहना है, जैसे ना, तो एक लाइफस्टाइल जैसे भी चूज करना है, क्या खाना है ना, उसको ऑटोनोमी आई है उसके अंदर। तो ये सब तो है फ्रीडम, इम्पैक्ट पर्सनल फ्रीडम पे। पर इसमें इसके साथ साथ कुछ पर्सनल फ्रीडम के साथ साथ कुछ चैलेंज भी है, ठीक है। एक कहीं ना कहीं सोशल आइसोलेशन हो जाता है, अलग जब रह के रहते हैं फैमिली से दूर, तो एक सोशल आइसोलेशन का फैक्टर आपको आया है, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, सेम वर्क के लिए एग्जाम्पल दो, जो एक ग्लास सीलिंग इफेक्ट वाला और एक वेज डिस्पैरिटी वाला, है ना। तो ये एक एक्सप्लॉइटेशन वाला एंगल आएगा आपका। अरे वीडियो ऑन करके बैठो ऑनलाइन वाले, बार बार नहीं कहूंगा। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन फैमिली रिलेशनशिप। अब फैमिली रिलेशनशिप पे देखते हैं, ठीक है। हाँ पॉजिटिव है, एक फैमिली में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी है बाय अर्निंग एंड, ठीक है, एक रिस्पेक्ट गेन, रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में भी से बढ़ा है, इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के कारण कहीं ना कहीं वो इमोशनल जो बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहा है थ्रू वीडियो कॉल्स या बाकी टेक्नोलॉजी, है ना। देन दे एक्टेड एज अ रोल मॉडल फॉर द यंगर सिबलिंग्स। तो ये सब फैमिली के अंदर क्या उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। पर यहाँ कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव भी रहा है,
ठीक है, जब दूर रहते हैं तो एक इमोशनल डिस्टेंस बढ़ गया है ना, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ाएगा। एक आइडियोलॉजिकल क्लैशेस ओवर इंडिपेंडेंस, कईयों को वो सूट नहीं करती फैमिली के अंदर वो चीजें जो इंडिपेंडेंस है, तो उसमें आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज द टेंशंस ओवर, कई बार मोस्टली जो कंजर्वेटिव फैमिलीज उनके अंदर टेंशंस ओवर द लाइफस्टाइल चॉइसेस, मान लो है ना, कोई विमेन अगर को हैबिटेशन में रह रही है तो फैमिली में और मे नॉट एक्सेप्ट, तो उसके कारण फिर टेंशन अराइज होती है। लाइफस्टाइल चॉइसेस, लेट वर्किंग आवर्स को लेकर कई बार हो जाता है, और कई बार डिलेड मैरिज को लेके, इनसे ये हम देख ही रहे हैं, बस उसको वर्ड्स में कैसे आपको लिखना है, डिलेड मैरिज को लेके, लेट वर्किंग आवर्स को लेके, लाइफस्टाइल चॉइसेस को लेके, कि डेरोगेटरी भी ना हो वर्ड और वो सारे पार्ट को एड्रेस भी कर ले, इनको लेके क्या हो रहा है, टेंशन होती है। बस ऐसे आपको मैनेज करने वर्ड्स को, एक बार लिख लोगे, आंसर देख लोगे और फिर आप उसको समझ कैसे गेन रिस्पेक्ट, ऐसे मतलब कि जैसे मान लो कोई विमेन है, अगर कहीं ना कहीं वो अर्न कर रही है, तो कई जगह पे देखा गया है कि भाई ठीक है पैसा कमा रही है, तो एक जैसे कहते हैं ना जो गाय दूध देती है उसकी लत्ती भी खा लेते हैं, और इस तरीके से पहले ऐसा नहीं है, पहले रिस्पेक्ट नहीं थी, उसको डेरोगेटरी नहीं समझना कि पहले रिस्पेक्ट नहीं थी, कमा पहले भी रिस्पेक्ट थी, पर ऐसी जगह पे, कई जगह पे जहाँ पे विमेन को ऐसे समझा जाता है कि कुछ नहीं कर सकते आप किसके लायक हो, वहां पे देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आंसर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रहेगी, तो जहाँ पे देखा गया वो एग्जाम्पल आप कोट करोगे, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के कारण उनको, और फिर दूसरा जो एक्सपोजर मिलता है उनसे वो कुछ ना कुछ व्यू से कंट्रीब्यूट करती है, तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, फिर उनसे कई बार रिस्पेक्ट और बढ़ती है, इस सेंस में रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि अब कई जगह पे तो भाई चाहे कमाए चाहे ना कमाए, चाहे घर पे रहे तब भी रिस्पेक्ट है, कई जगह कमा ले कुछ भी कर ले तब भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो तो अलग चीज है, लेकिन जहाँ पे जो है वो चीज हमें दिखानी, इसलिए हमने दोनों चीजें लिखी है, ठीक है ना। इसके कारण अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हुआ है, नेगेटिव में डाल दो उसको, तो इसलिए दोनों, इसलिए दोनों चीजें दिखानी है। अगेन इंडिया बहुत डाइवर्स है, हर जगह बहुत कंडीशन डाइवर्स है, इसलिए सोसाइटी में बहुत बैलेंस और सोच समझ के लिखना है आपको, अपने पर्सनल व्यू नहीं लिखने, अपनी पर्सनल सोसाइटी का और ओवरऑल देखना है क्या हो रहा है, तो दोनों का दिखा दो, ये ऐसा भी हो रहा है वैसा भी हो रहा है, ये इसलिए थोड़ा चैलेंज है इसका आंसर लिखना, बाकी ठीक है बात है ना। तो ये हो गया आपने इम्पैक्ट और रिलेशनशिप, फिर लास्ट में आप बताओगे भाई ठीक है, कंक्लूजन में मैंने ये बताया कि एम्पावरमेंट हुई है विमेन की, है ना, बाय थ्रू द माइग्रेशन, और फैमिली जो स्ट्रक्चर है उसको रीशेप भी किया गया है, लेकिन एक सपोर्टिव सिस्टम चाहिए विमेन को, फैमिली पे भी और वर्क प्लेस पे भी, ताकि वो अपनी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको भी मेंटेन कर सके, और जो फैमिली के अंदर हार्मनी बनी रहे वो दोनों कोएग्जिस्ट करे। तो विमेन को क्या चाहिए, एक सपोर्टिव सिस्टम, घर पे भी और वर्क प्लेस पे भी, ताकि वहां पे भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो और घर पे भी पूरा हार्मनी बनी रहे। तो ये आपको पॉजिटिव नोट पे एंड करना है उसको, ठीक है। हाँ भाई, खुश है सारे ठीक है, चलो नेक्स्ट, एथिक्स और सोसाइटी के आंसर ऐसे बिल्कुल टच करते हैं सीधे ना अभी तो एक क्वेश्चन वो भी आएगा मोबाइल वाला भी, बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं आजकल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सोसाइटी में, आज नहीं है वो आगे आएगा। चलो ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये वाला देखो, सब चीजें हम जो देख रहे हैं वही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लाइफ साइकिल ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स रादर देन सोशल वैल्यूज, डिस्कस, ठीक है। 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। अब कोई सोशल रह रहा होगा ज्वाइंट फैमिली में तो कहेगा नहीं सर सोशल वैल्यू पे ही है, भाई बाकी भी तो देखो जहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर है, तो आपको दोनों बताने हैं। और जो कई न्यूक्लियर फैमिली में, हाँ सर इकोनॉमिक वैल्यू है, हमारे फादर अलग हो गए थे पैसे की बात, वो ऐसे अपनी वैल्यूज नहीं डालनी, दोनों डालनी है आपको। चलो भाई देखो कैसे इसको बैलेंस करना है। पहले इंट्रोडक्शन में आप बताओगे भाई ज्वाइंट फैमिली होती क्या है ना, यहाँ पे दो जनरेशन या उसे एक बेसिक आप डेफिनेशन दो, उसके बाद आप बताओगे, दोनों फैक्टर पूछे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं और सोशल वैल्यूज भी हैं, ठीक है, दोनों को करना है ना। वो कह रहा है कि ज्वाइंट फैमिली इकोनॉमिक फैक्टर रादर देन सोशल वैल्यू, तो ठीक है ज्वाइंट इकोनॉमिक फैक्टर कर रहा है लेकिन सोशल वैल्यू भी है कहीं ना कहीं, तो दोनों को बताओगे इंट्रोडक्शन में कि भाई ये तरीका सीख लो इंट्रोडक्शन लिखने का, कि हाँ भाई सोशल वैल्यू शेप कर रही है मॉडर्न टाइम में, ठीक है, किसको शेप कर रही है, वो स्ट्रक्चर को, कि बड़ा होएगा छोटा होएगा कैसे रहेगा, तो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है उसको और लॉन्जिविटी को, कितने टाइम तक एक साथ रहेंगे, एक टाइम के बाद फिर सब अलग हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये वर्ड्स देखने आपको, कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो डिसाइड कर रहे हैं किसको, फैमिली के स्ट्रक्चर को और उसकी लॉन्जिविटी को, कितने समय तक, ये कीवर्ड्स आने चाहिए, तब वो अप्रोप्रिएट बिल्कुल आंसर हो रहा है, तो आप समझ रहे हो, हिट कर रहे हो सीधा आप उसको। और जो सोशल वैल्यूज हैं वो स्टिल दे आर प्लेइंग रोल, पर वो किसमें कर रही है, की लाइफ इवेंट्स में, हर टाइम पे नहीं, दिवाली हुई तो सारे एक साथ चले जाएंगे, शादी हुई तो चले जाएंगे, कोई फैमिली का रिचुअल हुआ तो सारे एक साथ मिलेंगे, इसलिए जुड़े हुए हैं सारे एक साथ, कि हमें बार बार मिलना पड़ता है। आ रहा है समझ में। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और कितने समय तक रहेगा, और सोशल वैल्यूज डिसाइड कर रही हैं
आपके की लाइफ इवेंट्स, उस लाइफ इवेंट्स में हम एक साथ है कि नहीं। होता यही है ना, जब अलग अलग हो जाते हैं फिर भी लोग मिलते रहते हैं, दिखाते हैं हम ज्वाइंट फैमिली को, इतनी बार हमारे को आना पड़ता है, साल में 2-3 बार हो गया, कोई रिचुअल हो गया। तो जो ये लाइफ की इवेंट्स हैं ये डिपेंड कर रही है सोशल वैल्यू में, और ये फैमिली को, ज्वाइंट फैमिली का रोल को रीएम्फेसाइज कर रही है बार, या उसको बना के रख रही है सोशल वैल्यूज। ऐसे आपको क्लियरली बताना है आपको, इकोनॉमिक फैक्टर का ये रोल है, सोशल फैक्टर का लाइफ इवेंट्स का रोल है, पर स्ट्रक्चर पे और उस पे सोशल वैल्यू का रोल नहीं है, कम है, वो चेंज हो रहा है। अब कैसे चेंज हो रहा है देखो, लाइफ साइकिल ऑफ मैरिज कैसे, सॉरी ज्वाइंट फैमिली हो रही है आपकी इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड। पहली बात है, हाँ कई जगह पे एनकरेज करता है वो, क्यों? क्योंकि एक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आती है और रिसोर्स पूलिंग हो जाती है, खर्चा कम हो जाता है, पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर होना था आपका फूड पे, को रहने पे है, हाउसिंग पे, एजुकेशन पे, वो कम हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर वो आपका करता है, हाँ भी ठीक है। लेकिन और कई जगह पे कैसे डिस्करेज कर रहा है इकोनॉमिक फैक्टर ज्वाइंट फैमिली को, देखो अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। अब जैसे कि पैसे कमाने के लिए या अपने, ठीक है, तो लोग कहाँ जाएंगे, माइग्रेट कर रहे हैं यंग पीपल, तो वो उन्होंने वहां पे शहर में चले गए तो उनकी फैमिली वहां पे न्यूक्लियर अगल होगी, और पीछे जो माँ बाप रह गए वो अपने आप में न्यूक्लियर हो गए। तो एक माइग्रेशन और दूसरा अर्बनाइजेशन, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। यंगर पीपल दे माइग्रेट लीडिंग टू न्यूक्लियराइजेशन। दूसरा क्या हो रहा है आपका, जो एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, जो एक्सटेंडेड किनशिप था उसकी रिक्वायरमेंट होती थी। अब धीरे धीरे जो इकोनॉमिक चेंज शिफ्ट हो रही है एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जब शिफ्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इकोनॉमिक के अंदर, तो इकोनॉमिक फैक्टर ही आ गया एग्रीकल्चर से सर्विस के कारण। तो वहां पे देयर इज अ रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सटेंडेड किनशिप नेटवर्क। वर्ड आपने कौन से यूज किया है, सोसाइटी के किए, किनशिप नेटवर्क। तो जो एक्सटेंडेड किनशिप नेटवर्क था उसकी अब यूटिलिटी कम हो रही है, बिकॉज इकोनॉमी शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस, इसलिए ये चेंज देखा जा रहा है। इसलिए इकोनॉमी पे डिपेंड कर रही है आपकी ज्वाइंट फैमिली। फिर देखो डुअल इकोनॉमी। पहले मान लो लड़का ही कमाता था, लड़की तो नहीं कमाती थी, ऐसा अगर है तो घर में ही रह लो यार, खर्चा कैसे निकाले। अब वो क्या कर रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं। लड़की कह रही भाई चल अलग, ऑटोनॉमी और प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कमा तो मैं लूंगी। तो ये हो रहा है, या लड़का कह रहा है, जो भी है उसमें ऐसे हो रहा है कि बोथ स्पाउस अर्निंग, दोनों अर्न कर रहे हैं। तो अब जो आ रहा है इंपॉर्टेंस, वो ये नहीं कि साथ रहना है, ठीक है, क्योंकि अब वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली। पहले कहीं ना कहीं ये चॉइस भी थी, इतना कमाते ही नहीं थे कि अलग जाके शहर में रह के कैसे दोनों सस्टेन करेंगे। अब दोनों कमाने से ये ऑटोनॉमी आई है कि जहां पे बोथ स्पाउसेस आर अर्निंग लीडिंग टू ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी। तो इसको उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है, ठीक है, कि ऑटोनॉमी और प्राइवेसी को प्रायोरिटाइज करते हुए फिर वो ज्वाइंट फैमिली का कम हो रहा है, बिकॉज अब इकोनॉमिकली दे आर स्टेबल बिकॉज ऑफ द डुअल इनकम। नेक्स्ट, न्यूअर एस्पिरेशंस। पहले होता था यार फैमिली में रहना, अब क्या हो रहा है कि एस्पिरेशन बाहर जाके कमा लेते हैं, कमाना ही ज्यादा, करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो क्या फैमिली के साथ तो फिर रह लेंगे, त्योहार पे आ जाएंगे, लेकिन कमाना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो न्यूअर एस्पिरेशंस हो रही है, प्रायोरिटाइज करियर मोबिलिटी ओवर फैमिली कोहैबिटेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी चला जाता है, बेंगलुरु चला जाओ, पुणे चले जाओ, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस होना चाहिए। तो प्रायोरिटाइजिंग द करियर मोबिलिटी ओवर फैमिली कोहैबिटेशन, ये सब किसके एंगल आ रहे हैं, इकोनॉमिक के आ रहे हैं, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में ये दिक्कत है कि ज्वाइंट फैमिली नहीं कर सकते, कि ऑलरेडी स्पेस कम रहती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो ये डिस्करेज करता है अर्बन एरिया के अंदर आपका ज्वाइंट फैमिली को। तो ये भी इकोनॉमिक फैक्टर ही है, ठीक है ना, रेंट ज्यादा आएगा, बड़ी प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, खर्चा ज्यादा होएगा, इसलिए वो डिस्करेज कर रहे हैं। आगे समझिए सर, ये ऐसे बता रहे थे आपको कि भाई ये फैक्टर कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक फैक्टर स्ट्रक्चर को और लॉन्जिविटी को, कितने समय तक रहेगी ज्वाइंट फैमिली एक साथ। अब जो सोशल वैल्यू है वो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, वो करते हैं आपके कल्चरल ऑब्लिगेशन, सोशल एक्सपेक्टेशन, वहां आपको मीट करना होता है, तो लाइफ इवेंट्स को करते हैं वो, ठीक है, जैसे चाइल्ड बर्थ, मैरिज, जाते हैं ना फंक्शन पे किसी के, है ना, अपने घर वालों के बोलते हैं, कोई डेथ रिचुअल हो गया, वहां पे रीयूनियन होता है फैमिली का अपना, ठीक है। दूसरा फिर कुछ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया, जैसे कि आपके फेस्टिवल्स हो गए, हर साल है ना, दिवाली पे लोग जाते हैं, कोई भी फेस्टिवल, होली या जो भी अपना फेस्टिवल पे जाते हैं। तो ये सब जो होता है ये साइक्लिकल रिवाइवल होता है ज्वाइंट फैमिली का थ्रू द डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स। फिर एक फैक्टर और है जो कहीं ना कहीं बांध के रखता है ज्वाइंट फैमिली को। मान लो मेरे दादाजी अगर, तो मैं बार बार उनसे मिलने जाऊंगा अगर बूढ़े हैं, तो एक एल्डर केयर का, ठीक है ना। तो एल्डर केयर एंड डिपेंडेंसी, एल्डर केयर रेजिंग चिल्ड्रन स्टिल रिलाई हैवीली ऑन द फैमिली नेटवर्क। तो उसके लिए मिलने जाते हैं लोग अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, तो वो भी एक ज्वाइंट फैमिली को बना के रखते हैं। तो एल्डर केयर, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, इनको आप बताओगे कि ये लाइफ इवेंट्स को ये इंपॉर्टेंट शेप कर रहा है सोशल वैल्यू ज्वाइंट फैमिली के अंदर। तो दोनों का अलग अलग रोल है, ठीक है। तो आपको एज अ सोसाइटी का आंसर लिखते वक्त कोई कंट्राडिक्शन नहीं दिखानी है, कोई वैल्यू नहीं दिखानी, आपको दिखाना है ये फैक्टर था, इससे ये चीज शेप हो रही है,
ये फैक्टर था, इससे ये चीज शेप हो रही है, उसको आपको प्रेजेंट करना है रियलिटी जो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा बुरा हमें अपने लेवल पे नहीं है मतलब डिसाइड करना ना, ठीक है, क्योंकि सबके पॉजिटिव भी है उसके नेगेटिव भी है, आप कौन उसको कैसे ले रहे हैं। सेम विद द टेक्नोलॉजी, मोबाइल का ले लो, हर एक के पॉजिटिव नेगेटिव है, उसी तरीके से यहाँ पे है, पर वो आंसर में रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए उस चीज का, ये अपने अपनी वैल्यूज डाल दी सारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 22 शो नहीं करनी इसमें। हाँ यही है क्वेश्चन नंबर 4। Why is caste identity in India is both fluid and static? 250 words, 15 marks, 11 minutes start। कैसे फ्लूइड भी है, ठीक है, और कैसे स्टैटिक भी है। फ्लूइड मतलब क्या होता है, चेंज हो रही है पहले से, और स्टैटिक मतलब अभी भी बनी हुई है, तो दोनों का लिखना है आपको। और इसी से दिखाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन आए हुए ऐसे ही, तो ये क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लिया तो आगे फिर 1-2 क्वेश्चन आप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसी में सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे आपके। तो इसको अच्छे से कर लो, 5th नहीं करेंगे फिर 6th कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो सिमिलर ही है। एक और भी लिख दिया, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता देना, ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इंट्रोडक्शन में इसलिए जान मुझ के लिखा है, ये कीवर्ड कास्ट वाले में कहीं यूज है कि हिस्टोरिकली कास्ट क्या था, अब कास्ट कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप बताओगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों पूछ रहे हैं ना, फ्लूइड भी है स्टैटिक भी है। तो हिस्टोरिकली तो स्टैटिक था, अब कुछ वैल्यूज आई, इसे धीरे धीरे फ्लूइड हो रहा है, चेंज हो रही है। तो हिस्टोरिकली कास्ट की अगर बात करें, एम्बेडेड सोशल स्ट्रक्चर हमारे एम्बेडेड है, ठीक है, रूटेड इन हिरार्की, हिरार्की में बिलीव करते ऊपर नीचे शूद्रा और वो सारा क्षेत्रीय, तो रूटेड इन हिरार्की एंड रिचुअल प्योरिटी, जो प्योरिटी और पॉल्यूशन का रिचुअल था उसमें। तो हिस्टोरिकल तो ये था इसका, ठीक है, एम्बेडेड इन सोशल स्ट्रक्चर, रूटेड इन हिरार्की एंड रिचुअल प्योरिटी, ये वाला आपको हिस्टोरिकल करना है। फिर आप बताओगे विद इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड अर्बनाइजेशन, तो उसके कारण क्या हो रहा है, इट एग्जिबिट बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब चेंजेस हो रहे हैं, जो मॉडर्निटी आई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आया है, जो अर्बनाइजेशन आया है, जो माइग्रेशन आया है, उसके कारण अब क्या रहा है, इट्स एग्जिबिटिंग बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कई कई जगह पे तो रिजिडिटी है, कास्ट आइडेंटिटी अभी भी स्टैटिक है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अभी भी जो हिरार्की है बर्थ बेस्ड है, ठीक है ना, बर्थ बेस्ड हिरार्की है। दूसरा रिलीजियस सैंक्शंस है, जैसे मनुस्मृति हो गया, उसमें दे रखा है अभी भी, तो यहाँ पे आप दोगे मनुस्मृति का, ठीक है। और इसमें पहले वाले में भी आप डाल सकते हो एस्क्राइब बाय बर्थ डिटरमाइनिंग असेस टू लैंड रिचुअल्स एंड कम्युनिटी रिस्पेक्ट, मैंने दे रखे मॉडल आंसर में। तो अभी भी जो लैंड एक्सेस होता है वो आपकी कास्ट के बेस पे होता है कई जगह पे, रूरल एरिया में, ठीक है ना। इकोइंग द लुई डोमो आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ऐसे कीवर्ड डालने आपको। अभी भी वो प्योरिटी और पॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो कई जगह पे है, लुई डोमो का जो है, ठीक है। तो 1-2 कीवर्ड डालेंगे सोसाइटी वाले में, संस्कृताइजेशन, एमएन श्रीनिवास का, ये सब कुछ वर्ड आपके चल जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है। फिर रिलीजियस सैंक्शन में आप डालोगे मनुस्मृति का, ठीक है। फिर पॉलिटिकल मोबिलाई, अच्छा एंडोगेमी, थर्ड देखो एंडोगेमी, अभी भी शादी कई जगह पे क्या हो रहा है, उन्हीं इंट्रा कास्ट कास्ट के अंदर ही हो रही है, ठीक है। फोर्थ इज द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, चाहे आप बीएसपी देख लो फॉर एससीज, है ना, चाहे आरजेडी मोस्टली ओबीसी कंसोलिडेशन में बात करती है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी है जो अभी भी कास्ट बेस पे चल रही है, इसलिए वो स्टैटिक है अभी भी, ठीक है। फिर लास्ट में आप देखोगे सोशल सैंक्शन एंड कंट्रोल, जो कुछ खाप पंचायत होती है, ठीक है ना, कास्ट सभाज होती है, दे रेगुलेट द सोशल बिहेवियर, अभी भी दे रेगुलेटिंग सोशल बिहेवियर स्पेशली रिगार्डिंग द इंटरकास्ट यूनियंस और ऑनर बेस्ड इश्यूज। तो डायरेक्टली हमेशा ऑनर किलिंग वर्ड यूज नहीं करना, ऑनर बेस्ड इश्यूज। तो ऑनर बेस्ड जो इशू आते हैं ऐसे वर्ड लिखना है ऑनर बेस्ड इशू पे, तो वो उन्हें खाप रेगुलेट करती है। मोस्टली हम ऑनर किलिंग ही बोलते, किलिंग नहीं, ऑनर बेस्ड इशू जो भी आए वो कैसे भी टैकल करे, हर बार मारते भी नहीं है, है ना, समझाते कई बार। तो ऑनर बेस्ड इश्यूज पे कैसे ये। नेक्स्ट इज द कास्ट आइडेंटिटी एज फ्लूइड। अभी अगले क्वेश्चन में देखना आएगा कि कैसे अब विद मॉडर्नाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चेंज हो रहा है। तो आप बताओगे कैसे, अर्बनाइजेशन से एनोनिमिटी भी है, वहां पे कोई ये नहीं देख रहा कौन किस कास्ट से है, अर्बन एरियाज में अपना काम देखते हैं, ठीक है ना, एनोनिमिटी बढ़ी है उससे, और अर्बनाइजेशन से, एजुकेशन से, है ना, अवेयरनेस हुई है एजुकेशन से, और स्टेट पॉलिसीज, इवन जो अफर्मेटिव एक्शंस है, तो उसमें भी हायर एक्लॉन्स में, ब्यूरोक्रेसी में, या डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो लोअर कास्ट के पर्सन वो भी जा पा रहे हैं, तब उनको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट में फ्लूइडिटी आई है, वो भी अपर कास्ट से मिक्स हो रहे हैं,
ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द अफर्मेटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट पॉलिसीज, रिजर्वेशन वाला जो पार्ट है, और दूसरा एजुकेशन से, तो यहाँ से फ्लूइड हो रही है। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं, क्योंकि अब ज्यादातर क्या है, इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, तो अगर चॉइस है, मैच कर रहे हैं तो ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रही है, इसलिए फ्लूइड है। ठीक है, डिजिटल चेंज काफी आ रहा है, क्योंकि आप देखना सोशल मीडिया पे, फिल्म्स के अंदर एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 15, है ना शायद उसने, और दलित लिटरेचर्स हो रहे हैं, ये सब क्या काउंटर नैरेटिव्स लेके आ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो काउंटर नैरेटिव्स ये लेके आ रहे हैं, तो इनके कारण भी फ्लूइड हो रही है कास्ट आपकी। एंड लास्ट इज द न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब ये नहीं है केवल कास्ट या कल्चर ही, केवल आपका एजुकेशन और स्किल ये अपने आप में कैपिटल है। अगर वो आदमी है किसी भी कास्ट से, अगर वो एजुकेटेड है, स्किल है, तो वो उसको एक्सेसिबिलिटी, उसकी सोशल मोबिलिटी हो रही है, ठीक है ना, इट रिपोजिशनिंग हिमसेल्फ इन द सोसाइटी। तो जिसका एजुकेशन है, स्किल है, तो ही और शी एबल टू रिपोजिशन हिमसेल्फ इन द सोसाइटी। ये आपको ऐसे वर्ड्स यूज करके अपना लिखना था, फ्लूइड और कैसे। अब लास्ट में ये मैंने दे दिया बे फॉरवर्ड, आगे भी क्वेश्चन काम आएगा, आप कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो कास्ट वाले को, तो ये 4-5 पॉइंट आपको लिखने हैं उसके अंदर। ठीक है, एम्पैथी सेंट्रिक एजुकेशन, एजुकेशन कैसी हो हमारी, एम्पैथी सेंट्रिक। जैसे हम शुरू में बात करते हैं वैल्यूज दे, कहीं ना कहीं सोशोलॉजिकल अवेयरनेस पर डालो, एक स्कूल में सोशोलॉजिकल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ठीक है ना, सोसाइटी के बारे में। तो एथिकल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ सोशोलॉजिकल अवेयरनेस हो, ठीक है, जो इनहेरिट बाइसिस, प्रेजुडिसेस है ना, उन सबको चैलेंज करे वो, ठीक है ना, ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए, स्टीरियोटाइप्स उनको चैलेंज करें, ये ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव रिजर्वेशन, क्योंकि हम रिजर्वेशन की बात तो करते हैं, पर रिजर्वेशन शुड बी रिस्पॉन्सिव। ये नहीं है कि कुछ सोसाइटी के, मान लो अगर एससी, एसटी या ओबीसी किसी को दे रखा है, तो उसमें कोई लिमिटेड एलीट लोग वही बार बार फायदा उठाए जा रहे हैं। तो इंट्रा कास्ट में जो रिजर्वेशन के रिफॉर्म है वो रिक्वायर्ड है, इसलिए वर्ड आएगा रिस्पॉन्सिव रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि जो लास्ट में जो सच्ची में रिक्वायरमेंट है उसको मिले वो। तो रिजर्वेशन में रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन में भी रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और इंटरकास्ट डायलॉग हो, ताकि वो बात समझे एक दूसरे की, उनकी जो पेन है, उनके जो इश्यूज है, उनको समझे और एड्रेस करे, है ना, इंटरकास्ट डायलॉग्स हो। ये आप कॉमन पॉइंट है, रटने और लिखने सीधा, बस उसमें कोई नहीं है। लास्ट है मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नैरेटिव्स हो, है ना, जो स्प्रेड करे अवेयरनेस, ठीक है, लेवरेज पॉपुलर मीडिया टू डिस्टिग्माइज कास्ट डिस्कोर्सेज एंड हाईलाइट सक्सेस स्टोरी अक्रॉस द। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हो कभी भी, कास्ट वाली प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करना है। ये मैंने दे दिया, आगे वाले क्वेश्चन में भी हेल्प हो जाएगी। सर फिफ्थ देखो, हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। तो आप बताओगे रेलेवेंस लॉस्ट कर चुकी है, कई जगह पे अभी भी है, रिजिड और फ्लूइड सेम तरीके का आ गया, आगे क्या करना चाहिए फॉरवर्ड। तो देखो 2 बार क्वेश्चन आया है, एक बार 10 मार्क में, एक बार 15 मार्क में, बस लैंग्वेज चेंज है, कंटेंट वही रहेगा थोड़ा घूम के, इतनी सिमिलर, इसलिए पीवाई क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6th करते हैं, caste system is assuming new identities and associational forms, hence the caste system cannot be eradicated in India. Comment. ठीक है, इसमें आपके व्यूज मांगे, 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स स्टार्ट। जो रिचुअलिस्टिक थी, जो तरीका था रिचुअलिस्टिक था, ऑक्यूपेशनल था, वो अब चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ वही सारी बातें, कॉन्स्टिट्यूशनल, मॉडर्निटी और इसे, पर कास्ट कहीं ना कहीं नई फॉर्म्स ले रही है, ठीक है। While its ritualistic and occupational rigidity has weakened post-independence due to constitutional safeguards, जो हमने बात की थी, education and urbanization, it continues to persist in the new and adaptive forms. तो वो आपको और बता दें कैसे नई आइडेंटिटीज और एसोसिएशंस बन रही है कास्ट, ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जो हमने पहले भी एग्जांपल यूज किया था, कास्ट बेस्ड पार्टी जैसे बीएसपी हो गया, और अब कहीं ना कहीं रिजर्वेशन भी डिमांड कर रहे हैं अपर कास्ट की, तो उनसे फिर और उनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, उनको सपोर्ट करते हैं सारे, फिर अभी ठीक है, जैसे बात चल रही है जाट और मराठा के रिजर्वेशन, डोमिनेंट ग्रुप है वो भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं। तो पहला वर्ड हो गया पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। दूसरा है कास्ट एसोसिएशन, ठीक है, तो जैसे मॉडर्न ग्रुप्स आप देखो, इवन कोचिंग कई लोग पर्टिकुलर कास्ट को देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं पर्टिकुलर कास्ट को, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस कास्ट बेस्ड होगी कई बार, इस कास्ट के लोग आएंगे, रीइंफोर्सिंग ग्रुप कॉन्शियसनेस, इन सबसे वापस ग्रुप कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। इसमें एक और देखना, अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था ट्रेंड, ये हम सोसाइटी में देखते हैं आसपास, मान लो कोई ब्राह्मण महासभा हो रही है, तो सारे ब्राह्मण एक साथ रैली करके जाते हैं, जाट महासभा हो रही है, इस तरीके से जो हो रही है, तो ये वापस क्या कर रहे हैं, इट इज अगेन रीइंफोर्सिंग द ग्रुप और कास्ट बेस्ड कॉन्शियसनेस। तो ये रिसेंट ट्रेंड हो रहे हैं। थर्ड पे आप देखो कास्ट बेस्ड एसोसिएशंस होगी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगा। थर्ड पॉइंट है कास्ट इन डिजिटल स्फीयर में, सोशल मीडिया पे भी हैशटैग ग्लोरीफाइड यादव,
हैशटैग कुछ भी लगा लो, मतलब है ना, कुछ भी हमारा लीजेंड जो गुजर्स कुछ भी हैशटैग चल रहे हैं कास्ट के आगे, फिर उन सब फॉलो करने जाते हो सोशल मीडिया पे उस तरीके से, ठीक है। डिजिटल स्फेयर में हो गया। persistence in private sphere despite urbanization marriage remains largely endogamous, अभी भी वो चल ही रहा है, ठीक है। मैट्रिमोनियल एंड ऐड देखो मैट्रिमोनियल, गुजर बॉय रिक्वायर्ड, यादव बॉय रिक्वायर्ड, जाट बॉय, तो अभी भी मैट्रिमोनियल एड्स में भी आपका, ठीक है, मैट्रिमोनियल स्टिल स्पेसिफाई कास्ट प्रेफरेंस, बनिया बॉय रिक्वायर्ड, जो भी है, ठीक है। क्रॉस रिलीजियस प्रेवलेंस, और ये नहीं है केवल हिंदू अक्रॉस द रिलीजन भी कास्ट का सिस्टम चलता है, हिरार्की जो है, ठीक है। तो ये नई नई सिस्टम हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इसको हटाया जा सकता है कंप्लीटली, ये देखो ना अगला क्वेश्चन क्या था, हेंस द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी रेडिकेटेड इन इंडिया, ये हटाया नहीं जा सकता, वो कह रहा है। हाँ भाई नहीं हटाया, तो लिमिटेशंस है उसकी कि भाई हटाने के पीछे आप बताओगे देयर आर लिमिट्स टू एरेडिकेशन, क्यों? क्योंकि इनग्रेन्ड हो चुकी है सोशलाइजेशन, कास्ट नॉर्म्स आर इंटरनलाइज्ड इन अर्ली इन फैमिली एंड कम्युनिटी लाइफ। तो स्टार्टिंग में बच्चा बड़ा होता है इंटरनलाइज तभी भी बाय बर्थ है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो कास्ट है दैट इज बीन इंटरनलाइज्ड। रूरल डोमिनेंस, गांव में अभी भी जो लैंड होती है वो कास्ट बेस्ड होती है, तो रूरल में भी डोमिनेंस है कास्ट सिस्टम का, ठीक है। थर्ड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूटिलिटी, कास्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट जैसे रिजर्वेशन, ठीक है, एनकरेजिंग इट्स असर्शन। तो फिर लोग और धरना करते हैं, अपने और डिमांड करते हैं उस चीज को लेकर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूटिलिटी उस चीज की। सोशल वायलेंस, ठीक है, कंटिन्यूस अभी भी देखा गया कि भाई कास्ट बेस्ड वायलेंस हो रहा है, एनसीआर, ठीक है, एनसीआरबी का डेटा तो कितने केस एससी एसटी के अगेंस्ट रिकॉर्ड हुए आपके रिकॉर्ड हुए। इट रिफ्लेक्ट इज परसिस्टेंट ऑपरेशन, अभी इसलिए हटाना मुश्किल, अभी भी ऑपरेस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इन द इंट्राकास्ट इनइक्वालिटी, तो अभी भी कास्ट के अंदर भी जो क्रीमी लेयर है, जो टॉप है, वही लोग बेनिफिट हो रहा है। इमर्जेंस ऑफ अ क्रीमी लेयर अमंग बैकवर्ड कास्ट लीड्स टू अ न्यू हायरार्की विद इन द कास्ट, तो कास्ट के अंदर भी हायरार्की बनती आ रही है, इसलिए इसको हटाना भी मुश्किल। अब देखो लास्ट में आप इसको कंक्लूड करोगे, तो भाई कास्ट हैज अडॉप्टेड टू मॉडर्न फॉर्म्स एज अ टूल ऑफ असर्शन, मोबिलाइजेशन, असेस रादर देन फीडिंग। तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से थोड़ा चेंज कर लिया उसने, फेड तो नहीं हुई है वो, कैसे जाओ, ठीक है ना। तो इट हैज एक्ट एज अ टूल फॉर असर्शन, क्योंकि रिजर्वेशन के लिए असर कर, मोबिलाइजेशन इकट्ठा करने के लिए, एंड आपका असेस रादर देन फीडिंग, तो फेड नहीं हो रही है बल्कि इसने अपने फॉर्म चेंज कर ली, इसलिए क्वेश्चन आता है कि नए फॉर्म्स आ रहे हैं, उसी बेस पे आपने कंक्लूजन दिया है कि फेड नहीं हो रही है, नई फॉर्म्स लेके आ रही है फॉर इट्स आपका एसोसिएशन के लिए, असर्शन के लिए और एक्सेसिबिलिटी। While complete eradication may be unrealistic, तो हम यही करते हैं, तो हमने देखा कि लिमिट्स है उसकी eradication, तो हटाना तो मुश्किल अनरियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन कम से कम इतना तो इंश्योर कर ले कि एक्सप्लॉइटेशन ना हो कास्ट बेस्ड, तो ये आपको लिखना चाहिए, ठीक है। रिड्यूसिंग इट्स एडवर्स इफेक्ट थ्रू सोशल रिफॉर्म्स, तो उसके जो एडवर्स इफेक्ट है कास्ट सिस्टम के उसको हटाओ आप थ्रू द सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक इक्विटी, अवेयरनेस रिमेन्स एन एसेंशियल फॉर द बिल्डिंग मोर इंक्लूसिव। अगर हमें और इंक्लूसिव इंडिया बनाना है तो इनसे जो कास्ट बेस के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको हटाना है, ठीक है ना। अब इससे पहले अगर स्पेस बचती तो यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड में वो 3-4 पॉइंट दे सकते थे, एजुकेशन जो मैंने लिखवाया था, है ना, इंटरकास्ट डायलॉग्स, और फिर लास्ट में उसको कंक्लूड कर, तो यहाँ पे भी यूज होता है, मैंने रिपीट नहीं किया, आप भी चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें बताना ही प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो 2-3 पॉइंट उसके बाद आते हैं वे फॉरवर्ड के अंदर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आपसे, और इस क्वेश्चन में मैं आपको कंक्लूजन लिखना दिखाऊंगा, कैसे कंक्लूजन को आपको हाईलाइट करना है, वो देखिए। इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन कास्ट विच है सोशो इकोनॉमिक पैरिटी, ठीक है, जो कास्ट है आपस में, दो कास्ट में आपस में सोशो इकोनॉमिक पैरिटी है, वो तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, देखा गया है टू सम एक्सटेंट, वो भी ज्यादा इंक्लूड है, बट दिस इज लेस ट्रू फॉर द इंटर रिलीजियस मैरिज। पर इंटर रिलीजियस मैरिज में भले ही सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम हो उनका, पर इंटर रिलीजियस मैरिज इतनी ज्यादा देखी नहीं गई इंडिया में तक, डिस्कस, ठीक है, 250 वर्ड्स करते हैं, तो इंटर कास्ट इतना ज्यादा भी नहीं है, पर सम एक्सटेंट तक देखा गया, पर इंटर रिलीजियस तो बिल्कुल ही कम है, हो जाता है, ये बताना है, इसको डिस्कस करना है क्यों इंटरकास्ट हो जाती है और इंटर रिलीजन नहीं होती, इंटर रिलीजन नहीं होती विद द सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज के बारे में, कि इंटरकास्ट मैरिज है वो क्या चैलेंज कर रही है, हिरार्किकल कास्ट स्ट्रक्चर, हम कह रहे हैं ना ब्राह्मण टॉप पे फिर शूद्रा नीचे, तो उसको चैलेंज करती है हिरार्किकल कास्ट स्ट्रक्चर विद इन द सेम रिलीजन, ऐसा आप बताओगे उसको, इट चैलेंजेस हिरार्किकल कास्ट स्ट्रक्चर विद इन द सेम रिलीजन। और दूसरा क्या है आपका, जो इंटर रिलीजियस मैरिज है वो क्या कर रही है, वो ब्रिज कर रही है दो रिलीजन को, ठीक है ना, इट ब्रिजेस
बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट फेथ्स। तो इसको पॉजिटिवली बताओ कि इट ब्रिजेस द बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट फेथ्स, ऐसे आप बताओगे दोनों के बारे में। फिर आप बताओगे कि वाइल बोथ डिसरप्ट ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ठीक है ना, तो दोनों जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है कास्ट का भी और रिलीजन दोनों को डिसरप्ट तो कर रही है, वाइल बोथ डिसरप्ट ट्रेडिशनल नॉर्म्स दे डिफर इन देयर सोशल एक्सेप्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। और हम देखेंगे इनकी सोशल एक्सेप्टेंस या फ्रीक्वेंसी में दोनों डिफर कर रही है, हालांकि दोनों चैलेंज कर रही है। फिर आप एक डेटा दोगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 10% देखा गया है कि इंटर कास्ट मैरिज होती है और इंटर रिलीजियस तो बहुत कम, अराउंड 2.1% होती है। ये बता रहे हो आप डेटा के थ्रू, आपने इसको सब्सटेंशिएट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है देयर इज एन मोर ओपननेस टुवर्ड्स द इंटरकास्ट मैरिज देन द इंटर रिलीजियस मैरिज। इंट्रोडक्शन में थोड़ी ऐसे भूमिका बना के अब हम देखेंगे, इतना ज्यादा लिखना नहीं पाएंगे इसलिए मैंने पॉइंट पॉइंट लिखे हैं, तो आपको भी ऐसे पॉइंट लिख सकते हो वहां पे। इतना इंट्रोडक्शन बनेगा 2-3 लाइन में, जहाँ पे आपने बताया ये इसको चैलेंज कर रहा है, ये इसको चैलेंज कर रहा है, ये डेटा है, खत्म बात। फिर आप आओगे कैसे कि इंटरकास्ट मैरिज आर इंक्रीजिंग, उनके फैक्टर्स, तो वो तो कॉमन है फैक्टर कास्ट मोबिलिटी वाले। तो इंटरकास्ट मैरिज कैसे बढ़ रही है, ये देखो ये रीजन है कि भाई अर्बनाइजेशन हो रहा है, हायर एजुकेशन जो हमने पहले देखा था ना, सारे वही फैक्टर्स आएंगे आपके। इकोनॉमिक पैरिटी है तो लोग कर लेते हैं फिर शादी, ठीक है ना, एक कास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्यूपेशन एजुकेशन लेवल अगर सब बराबर है ना, कास्ट में फिर सेकेंडरी जाती है, एजुकेशन देखते हैं आपके, इकोनॉमी देखते हैं। चेंजिंग एस्पिरेशन एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, तो फिर अगेन चॉइस अगर बढ़ रही है फिर ऑटोनॉमी है ना, तो जो सोशल स्ट्रक्चर से ऊपर जाके वो अपना ऑटोनॉमी जो चॉइस है उसको करते हैं एक्सरसाइज, particularly among the women they encourage the choice based unions। फिर गवर्नमेंट भी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसे अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है, वर्क प्लेस एक्सपोजर, आईटी सेक्टर हो गया, इन सब में सभी लोग एक साथ कास्ट वाले डिफरेंट कास्ट के मिलते हैं है ना, आईटी दे अलाउ रिलेशनशिप टू फॉर्म ऑन अ मेरिटोक्रेटिक रादर देन कास्ट लाइंस। फोर्थ ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, अब ये नहीं कि पर्टिकुलर कास्ट का पर्सन एक ही काम करेगा, तो ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन वो रोल भी खत्म हो रहा है कास्ट का इसलिए, ठीक है। लेकिन आप ये देखोगे जो इंटर रिलीजियस मैरिज है वो कम देखी जाती है, उसके पीछे रीजन है आपके रिलीजियस आइडेंटिटी रिमेन अ डीपली इमोशनल एंड कल्चर एंकर फॉर फैमिलीज। कास्ट भी है लेकिन कास्ट से रिलीजियस थोड़ी डीप इमोशनल वैल्यू रखती है, जो रिचुअल्स है जो डेली लाइफ है हमारे उसके अंदर, तो ये वर्ड आपका ना इट्स अ डीपली इमोशनल एंड कल्चरल एंकर फॉर फैमिलीज का रिलीजन का, इसलिए थोड़ी इंटेंसिटी ज्यादा रिलीजन जब बात आती है तो, ठीक है। लीगल हर्डल्स भी है, अगर आप ऐसे मैरिज करते हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा पहले, उसमें बीच में किसी ने अपोज कर दिया फिर दिक्कत आती है, ठीक है, तो लीगल हर्डल्स भी है। कम्युनिटी प्रेशर एंड फियर ऑफ ऑस्ट्रेसिज्म, मोस्टली कहते हैं आउटकास्ट कर देंगे आउट है ना, ठीक है, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डेटरेंस, तो रिलीजन में खासकर। फिर एलिगेशन फॉर रिलीजियस कन्वर्जन, कई बार कहते हैं इसको पागल बना दिया है ना, कन्वर्ट करवा दिया, कन्वर्जन के एलिगेशन लग जाते हैं, लव जिहाद का हो जाता है, ठीक है, एग्जांपल लव जिहाद नैरेटिव, पॉलिटिसाइज सच यूनियंस एंड मेक कंट्रोवर्शियल, तो शादी कंट्रोवर्शियल हो जाती है पूरी, तो फिर लोग इसको अवॉइड ही करते हैं। फिर ये और भी इंपॉर्टेंट है कल्चरल इनकम्पेटिबिलिटी, कोई करना भी चाहे तो फिर वो कई बार कल्चर, कोई वेज खाता है घर में कोई नॉन वेज, तो कई चीज होती है उसे, तो कल्चरल इनकम्पेटिबिलिटी कई बार हो जाती है। इन कस्टम्स है ना, रिचुअल्स, डाइटरी प्रैक्टिसेस कैन क्रिएट फैमिली रेसिस्टेंस, ये हो गया, तो ये रीजन हो गया। अब इसमें मेरे को दिखाना कंक्लूजन को, एक तो कंक्लूजन आप ऐसे लिखो, एक मैं दिखाता हूँ टॉप पर कैसे लिखता है, ठीक है। तो ये एक बेटर तरीका है जिसको आप कंक्लूजन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर, ये हमने कर लिया था, ये मैंने इसलिए पूरा कंक्लूजन लिखा है आपके लिए। अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हो और आप उसमें एक दो कंक्लूजन में कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर देते हो ऐसे बॉक्स में, तो एक डिफरेंट आ जाता है आपका, सब में नहीं करना, कुछ में आप कर सकते हो कंक्लूजन में, जैसे कि इंटर मैरिजेस राइजिंग और मॉडर्नाइजेशन मोबिलिटी, तो कई बार वर्ड पढ़ के आंसर मार्क्स देते हो, उसका टाइम नहीं दो। इंटर रिलीजियस कंस्ट्रेंट यानी डिक्लाइन हो रही है, सोशल लीगल पॉलिटिकल बैरियर, लिखा आपने सारा ही उसके अंदर वर्ड, लेकिन आपने हाईलाइट बॉक्स कर दिया इसको, तो ये एक तरीका है जहां पे आप कुछ वर्ड्स को कंक्लूजन में हाईलाइट कर दो, देख के अगर आपको लग रहा है आपके वर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आप दिखाना चाहते हो, कंक्लूजन बड़ा हो रहा है 5-6 लाइन का, उसमें मेन वर्ड दिखाने हैं, ये बॉक्स करके आप एक तरीके से कंक्लूजन को ऐसे एंड कर सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में आप बताओ कि अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी मस्ट एंश्योर दैट इंडिविजुअल चॉइस प्रिवेल्स ओवर द कल्चरल ऑर्थोडॉक्सी, ये इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव ऑर्थोडॉक्सी, कि इंडिविजुअल की चॉइस प्रिवेल करे ओवर द कलेक्टिव ऑर्थोडॉक्सी, और ये कैसे, थ्रू अवेयरनेस, लीगल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, अवेयरनेस और लीगल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये कॉमन बात, कहीं भी कर सकते हो आप इसको, जहां भी आपको लगे ना किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो रही है ओवर द कलेक्टिव ऑर्थोडॉक्सी, तो लिख दो कंक्लूजन, ये भी फिक्स हो गया, इस तरीके से करना है। तो सोसाइटी का एक पार्ट हमने कर लिया आज,
सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। कल हम करेंगे टेस्ट 2। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आई होप आपने सीखा होगा आज।